कनिका अंगुली के समान होनी चाहिए। जो आपकी छोटी फिंगर है उस छोटी लिटिल फिंगर जो इस लिटिल फिंगर के की साइज़ के बराबर जो उसकी क्या होनी चाहिए, मोटाई होनी चाहिए और लंबाई। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे अष्टांग हृदय के सेकंड चैप्टर दिनचर्या के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। आज की वीडियो में अष्टांग हृदय का जो सेकंड चैप्टर है दिनचर्या, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें कि दिनचर्या क्या है। दिनचर्या का मतलब है कि व्यक्ति सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने से पहले तक क्या जितने भी क्रियाकलाप करता है, क्या क्या चीज़ें उसके द्वारा की जाती है, उन सभी कार्यों को, उन सभी क्रियाकलापों को जो है दिनचर्या के नाम से जाना जाता है। मतलब कि दिनचर्या मतलब दिन में की जाने वाले जो भी क्रियाकलाप होते हैं उन संपूर्ण क्रियाकलापों को क्या बोलते हैं, दिनचर्या बोलते हैं। दिनचर्या चैप्टर में दोस्तों हम कौन कौन से पॉइंट को कवर करेंगे उनकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले दिनचर्या की जब शुरुआत होती है तो उस दौरान आपको सबसे पहले उठना के बारे में जो है वो निर्देश मिलता है। मतलब आयुर्वेद में जो है किस टाइम पर उठना चाहिए उसके बारे में बताया गया। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो भी व्यक्ति उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त में उसको जागना चाहिए और जागने के बाद में क्या करना चाहिए, दंत धावन करना चाहिए। मतलब कि दातुन जो है वो करना चाहिए। उसकी विधि क्या है और उसके अलावा कौन कौन से रोग और कौन कौन सी शरीर की अवस्थाएं हैं जिनमें दातुन नहीं करना चाहिए। उसके बाद में अंजन का प्रयोग करना चाहिए। अंजन के बाद नश्य का प्रयोग, नश्य के बाद में गंडूस, फिर धूमपान, फिर तांबुल और तांबुल के बाद में शरीर पर जो है स्नेह द्रव्य को लेकर के मालिश करना चाहिए। मतलब कि अभ्यंग करने के बारे में बताया। उसके बाद में व्यायाम और व्यायाम के बाद में उपटन करने के बाद में स्नान और लास्ट में जो है वो दिनचर्या के अंदर किसका वर्णन मिलता है, भोजन ग्रहण करने का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों अगर सबसे पहले देखें कि दातुन या फिर दातुन करने की विधि जो है क्या है, जब व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में उसका पहला जो क्रियाकलाप होता है, जो कार्य होता है वो होता है दातुन करना या फिर दंत धावन करना। दातुन या दंत धावन में व्यक्ति को पहले तो यह डिसाइड करना चाहिए कि उसकी नींद जो है पूरी हुई है या नहीं, मतलब कि वो उठने के योग्य है या नहीं। जब वो उठने के योग्य होगा तो उसी कंडीशन में जो है उसको क्या करना चाहिए, दातुन करना चाहिए। मतलब कि शरीर की चिंता से निवृत्त होकर मल मूत्र त्याग करने के बाद दातुन करने का निर्णय लेना चाहिए। शरीर की चिंता से निवृत्त होकर, शरीर की चिंता से निवृत्त होकर का मतलब है कि उसको ये डिसाइड करना चाहिए कि उसको उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए, उसकी नींद जो है वो पूरी हुई है या नहीं हुई। इसका निर्णय लेने के बाद में उसको क्या करना चाहिए, मलमूत्र आदि का त्याग करना चाहिए और मलमूत्र आदि का त्याग करने के बाद ही उसको क्या करना चाहिए, दंत धावन करना चाहिए। मतलब कि दंत धावन का निर्णय लेना चाहिए। उसके बाद अगला जो है वो दातुन किसका प्रयोग में, अब जिसको अब वर्तमान समय में क्या है, अलग अलग तरह के कोलगेट, पेस्ट, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था कि जो भी पेड़ होते थे उनकी पेड़ की छोटी सी टहनी को लेकर के और उस टहनी की हेल्प से जो है वो दातुन किया जाता। दातुन जो है किसका प्रयोग में लेना चाहिए तो उसके बारे में बताया कि अर्क, बरगद, खेर या बबूल, करंज, अर्जुन आदि वृक्षों की पतली शाखा को लेकर के दातुन करना चाहिए। अब जो अर्क, बरगद, खेर या बबूल, करंज और अर्जुन आदि वृक्ष बताए, इनके अलग अलग गुण हैं। इन पेड़ों की शाखाओं को लेकर के दातुन करना चाहिए। अब तीसरा जो है वो पॉइंट दातुन के अंदर अपन कवर करेंगे वो है कि विधि, मतलब दातुन करने का जो प्रोसेस है वो आयुर्वेद में क्या बताया गया है, किस तरह से जो है दंत धावन करना चाहिए। तो उसकी विधि में सर्वप्रथम दातुन के अग्रभाग को धातु से दबाकर अथवा कूटकर मुलायम करेंगे। जो भी पेड़ की शाखा होगी, जिस भी पेड़ की आपने शाखा ली है, छोटी सी जो टहनी ली है, उस टहनी के अग्रभाग को सबसे पहले आपको दबा करके जो है उसको क्या कर लेना है, दबा करके या कूट करके जो है मुलायम कर लेना है। दातुन कसाय, कटु, तिक्त रस वाला होना चाहिए। ऊपर जो दोस्तों पेड़ों के बारे में बताया कि अर्क, बरगद या खेर या बबूल, करंज और अर्जुन जो भी वृक्ष बताए उनमें कटु, तिक्त और कसाई ये जो रस है इनकी प्रधानता होती है, इसलिए इनका प्रयोग करना बताया है। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करते हैं, जो बबूल का वृक्ष है उसकी अगर आप टहनी को यूज़ में लेते हो तो वो कसाय रस की प्रधानता से युक्त होती है। और अगर तिक्त रस की अगर अपन बात करें तो नीम की जो दातुन होती है उस नीम की दातुन तिक्त रस की प्रधानता से युक्त होती है। और उसके बाद में है कि जो भी दातुन के लिए आप शाखा या टहनी को यूज़ में ले रहे हो उस टहनी की मोटाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितना होनी चाहिए, मतलब परिमाण जो है वो कितना होनी चाहिए। तो इसके बारे में आचार्यों ने बताया कि मोटाई जो है वो कनिका अंगुली के समान होनी चाहिए। जो आपकी छोटी फिंगर है उस छोटी लिटिल फिंगर जो इस लिटिल फिंगर की साइज़ के बराबर जो उसकी क्या होनी चाहिए, मोटाई होनी चाहिए। और लंबाई की अगर अपन बात करें तो 12 अंगुल प्रमाण जो है उसका लंबाई का होना चाहिए। इस प्रकार बनाए गए दातुन को, किस प्रकार बनाए गए दातुन को, पहले तो अपन ने दातुन जो है लिया, उस दातुन के अग्रभाग को अपन ने जो है वो कूट करके या फिर उसको जो है दबा करके मुलायम कर लिया। उसके बाद में जो दातुन बनाया उस दातुन को इस प्रकार घिसे कि मसूड़ों को हानि ना हो और दांत जो है वो साफ हो जाए। फिर उसको दांतों पे इस तरह से घिसना है कि मसूड़ों को जो है किसी भी तरह की क्षति ना पहुँचे और मसूड़ों को किसी भी तरह की क्षति ना पहुँचते हुए आसानी से जो है दांत साफ हो जाए। इस तरह से जो है वो दातुन का सेवन करना चाहिए। मतलब आयुर्वेद में जो है वो इस तरह की दातुन विधि बताई गई है।
दोस्तों दातुन का जो समय है वो प्रातःकाल और सायंकाल 2 टाइम जो आप कर सकते हो। और निषेध मतलब कौन कौन से रोगों में, कौन कौन सी शरीर की अवस्थाओं में दातुन नहीं करना चाहिए। तो अजीर्ण, काश, श्वास, नेत्र रोग, ज्वर आदि रोगों में जो है वो इसका निषेध बताएगा, मतलब इनमें जो है अपन दातुन का सेवन नहीं करना चाहिए। दातुन के बाद में अगला जो क्रियाकलाप बताया गया है दिनचर्या के अंदर वो बताया गया अंजन प्रयोग। अंजन का मतलब है कि दातुन के बाद प्रतिदिन सोवीर अंजन को आंखों में लगाना चाहिए, आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक होता है। जो अंजन है उस अंजन का प्रयोग आयुर्वेद में करना बताया और उनका कहना है, और आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि जो आंखों की रोशनी, उस आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए जो है वो अंजन कार्य करता है। उसके अलावा रसांजन का प्रयोग की बात करें तो 7 दिन में 1 बार प्रयोग करना चाहिए और कफ दोष को निकालने का काम करता है। अगर अपन शरीर के ऊर्ध्व भाग की बात करें तो वो कफ दोष की प्रधानता से युक्त है। अब कफ दोष की प्रधानता से युक्त है तो जो रसांजन बताया उसका प्रयोग आपको 7 दिन में कम से कम 1 बार तो करना चाहिए, क्योंकि कफ जो है उस कफ को निकालने का काम इसके द्वारा किया जाता है। अंजन के बाद में नश्य का सेवन जो है, नश्य जो है वो ग्रहण करना चाहिए। अंजन प्रयोग के बाद नश्य का सेवन करना मतलब कि जो भी औषध द्रव्य है ना, उस औषध द्रव्य को जो नासिका के द्वारा शरीर में प्रवेश कराना चाहिए, ताकि जो भी शरीर के ऊर्ध्व भाग है उनमें क्या हो, किसी भी तरह का रोग जो है उत्पन्न ना हो। उसके बाद में गंडूस ग्रहण करना चाहिए। गंडूस का मतलब क्या है? गंडूस का मतलब है कि जिसको कोई भी औषध द्रव्य जिसका कल्क क्वाथ है उसको आपने मुंह में रख लिया, और मुंह में रखने के बाद में अगर आप उसको भर करके रखना, उसको घुमाना नहीं। मुंह में अगर आप घुमा नहीं सकते उसका मतलब वो गंडूस है। और जिस औषध द्रव्य की मात्रा को आप मुख में रख करके घुमा सकते हो वो क्या है? कवल है। तो कवल और गंडूस में बस फर्क इतना है कि कवल में जो औषध द्रव्य ले रहे हो उसको आप घुमा सकते हो मुंह में रख करके, उसकी इतनी मात्रा लेते हैं, और गंडूस में जो उसको आप घुमा नहीं पाते हो। तो गंडूस का सेवन जो है वो करना चाहिए। उसके बाद धूमपान करेंगे, और धूमपान के बाद तांबुल सेवन करना चाहिए। धूमपान के बाद तांबुल सेवन करना चाहिए। विधिपूर्वक तांबुल बनाकर इसे मुख में रख ले। इसके बाद इसको फर्स्ट बार थूक करके आगे इसके रस का पान करना चाहिए। तांबुल की अगर अपन बात करें, तांबुल में जब फर्स्ट बार का जो थूक आता है उस फर्स्ट बार के थूक को आपको थूक देना चाहिए। उसके बाद में आने वाले जो भी उस रस का जो है अपने को क्या करना चाहिए? पान करना चाहिए। अब तांबुल का निषेध जो है कौन कौन से रोगों में बताया, तो रक्तपित्त, अजीर्ण, नेत्र विकार में जो है इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक वो है अभ्यंग, जो कि 7वें नंबर का पॉइंट है दिनचर्या के क्रियाकलाप में। उसमें अगर अपन अभ्यंग के प्रयोजन की बात करें तो प्रयोजन है कि प्रतिदिन अभ्यंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जो भी व्यक्ति अभ्यंग करता है तो उस अभ्यंग से व्यक्ति को पहली बात तो कि जरावस्था जो है वो देरी से आती है, मतलब बुढ़ापा जो है वो क्या हो जाता है? डिले हो जाता है। उसी के साथ साथ व्यक्ति के शरीर की जो थकावट होती है, मतलब रिलैक्सेशन जो है व्यक्ति को फील होता है, मतलब शरीर की जो थकावट है वो थकावट सारी क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा जो भी वातज रोग होते हैं उन वातज रोगों को नष्ट करता है। अब वातज रोगों को नष्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि वात का गुण क्या होता है दोस्तों? रुक्स होता है। अब रुक्स होता है तो अपन तेल जो भी औषध द्रव्य यूज में ले रहे हैं वो क्या है? स्निग्ध है। तो स्निग्ध गुण होने की वजह से वो स्निग्ध गुण जो है क्या करेगा? रुक्स गुण को खत्म कर देगा। मतलब वातज रोगों में भी जो है क्या होता है? लाभदायक होता है। उसके अलावा शारीरिक बल आयु को बढ़ाने वाला होता है। त्वचा के सौंदर्य और मांसपेशियों को दृढ़ बनाने का काम करता है। तो प्रयोजन में अभ्यंग का जो प्रयोजन है वो यही बताया गया है कि बुढ़ापा जो है वो देरी से आता है, थकावट जो है शरीर की खत्म होती है, वातज रोगों में जो है वो लाभदायक होता है, शारीरिक बल और आयु को बढ़ाने वाला होता है, त्वचा सौंदर्य में कार्य करता है। उसके अलावा मांसपेशियों को दृढ़ बनाने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। अब अभ्यंग के प्रमुख स्थान जो है कौन कौन से बताएं, तो अभ्यंग के प्रमुख स्थान है कि सिर, कान, पैर के तलवों आदि। मतलब मुख्य रूप से जो अभ्यंग का कार्य किया जाता है, अभ्यंग के जो स्थान बताए गए मुख्य रूप से वो है कि आपको पहले बात है कि मालिश जो है वो कहाँ पर करनी चाहिए? सिर में करनी चाहिए। उसके अलावा कान में करनी चाहिए। जो पैर के तलवे होते हैं उन पैर के तलवों में भी इसका प्रयोग जो है वो करना चाहिए। उसके अलावा निषेध कौन कौन से रोगों में जो है वो अभ्यंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो कफज विकार, वमन विरेचन धारण करने वाले व्यक्ति और अजीर्ण रोग को रखने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उनको इसका पालन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि अभ्यंग जो दिनचर्या, उस दिनचर्या के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है इंक्लूड की गई है। उसमें हमने देखा कि अभ्यंग, उसके अलावा तांबुल सेवन, धूमपान, गंडूस है ना, उसके अलावा नस्य सेवन, अंजन, और शुरुआत में देखा था वीडियो में हमने जो दंतवन या दांतवन करने की जो विधि है वो किस तरह की बताई गई है, उसका प्रमाण जो है क्या बताया गया है, इन सब के बारे में बात करिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसके पार्ट 2 के अंदर जो है व्यायाम से और लास्ट में जो भोजन तक की विधि है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।